सीमांचल में घुसपैठियों वाले बयान पर घिरे मंत्री रामसूरत राय। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया पलटवार। एनसीआरबी की रिपोर्ट को बीजेपी नेता ने मानने से किया इनकार। कहा बिहार में बदला है हालात, कांग्रेस ने कसा तंज। बिहार में शराबबंदी की पुलिसकर्मी लगा रहे पलीता, तो पटना में शराब मिलने से सख्ते में प्रशासन, तस्कर फरार। बिहार पंचायत चुनाव के लिए तीसरे चरण की शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया। 35 जिलों के 50 प्रखंडों में प्रत्याशियों ने किया नामांकन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर भड़का हिंदू जागरण मंच। जमशेदपुर में फूका राहुल गांधी का पुतला। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीते दिनों बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने एक बयान दिया था। सीमांचल बांग्लादेशियों को सीमा में घुसने में लोग मदद कर रहे हैं और इसके बाद जेडीयू के एमएलसी डॉक्टर खालिद अरमान ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो गलत है, वो सरकार में है, मंत्री हैं और ऐसे बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए और यदि वो ऐसे बयान देते हैं तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। है कि सीमांचल के इलाकों में स्थानीय लोगों की सहायता से घुसपैठ बढ़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सीमांचल हो या पूरा बिहार, हमारी गवर्नमेंट का बहुत क्लियर स्टैंड है कि बिहार के जो 12 करोड़ लोग हैं सारे बिहारी हैं। इसमें कोई घुसपैठी नहीं है और घुसपैठियों का कोई रोल बिहार के अंदर नहीं है और ऐसा समझना कि घुसपैठिए आ रहे हैं बिहार के अंदर या कोई इसको शरण दे रहा, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये गलत स्टेट है। क्या लगता है आपको गलत स्टैंड बता रहे हैं? ऐसे इस तरह की बयानबाजी बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से करना कितना उचित? देखिए, ये पॉलिटिकल स्टैंड है और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। कुछ बीजेपी के लीडर्स ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हम बिहार में लड़ें, बिहार में माहौल बनाए जिससे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन। और बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय के सीमांचल में घुसपैठ वाले बयान पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि जब केंद्र की सरकार भारत के लोगों के लिए नहीं है, जब केंद्र की सत्ता पर बैठने का हकदार नहीं है, तो उन आरएसएस के लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, साथ ही उनके साथ देने वाले लोगों को भी छोड़ देनी चाहिए, यानी कि साफ तौर पर जेडीयू को बीजेपी का साथ छोड़ना चाहिए। नहीं समझता हूं, जब भारत की सरकार कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है तो आरएसएस के लोग जहां भी कुर्सी पर बैठे हैं सबको हट जाना चाहिए और न हटें तो उनकी सहयोग करने वालों को शर्म आनी चाहिए कि जनता के साथ क्यों जो धोखाधड़ी हो रही है उनकी सहयोग में उनका साथ दे रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए दिल्ली में मोदी को और नीतीश कुमार को बिहार में। और बीजेपी आजकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चलाए जा रहे जनता दरबार के तर्ज पर बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम चला रही है और जनता की समस्याओं को सुन रही है। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत देश दुनिया से जुड़े तमाम सवालों के जवाब भी मीडिया को खुल के दे रही है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता प्रमोद कुमार ने कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान आरजेडी और तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा। बता दें कि प्रमोद कुमार ने कहा कि तेजस्वी जी पूछते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इतने सालों में उन्होंने क्या किया, तो उनसे पूछिए कि उनके माता पिता ने क्या किया। सीनियर पत्रकार अभी तो समझने की बात है, सबका नजरिया अलग अलग होता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, एक बात और बात बताया है कि पूछिए प्रधानमंत्री जी क्या क्या किए हैं, बोला है ना जी, ये भी बात तो बोले हैं। आज जन्मदिन के ऊपर जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जन्मदिन पर कोविड के लिए मनाया जाएगा तो क्या बोले कि प्रधानमंत्री क्या क्या किए हैं, और उनसे पूछा जाए कि उनकी मम्मी पापा क्या क्या किए हैं तो थोड़ा, अब जिसका उम्र 25 साल है वो 20 साल पहले का हाल का जानेगा। जिसका उम्र 25 साल है तो 25 साल पहले स्टेशन पर उतरना कितना कठिन था, मोतिहारी से गोपालगंज जाना कितना कठिन था, अब मोतिहारी से पटना आना कितना कठिन था।
हैं? तो ये सब, और कोई सेवादारी के केस में थोड़े रांची में हिरासत में थी। एगो बात समझिए, चाहे जितना बड़ा चोर हो, जितना बड़ा क्रिमिनल हो, यह वह राज है कि जमीन के अंदर से भी खोद के अपराधी को पकड़ा जा रहा है। अब पहले का राज क्या था? अपराधी कहाँ पकड़ाते थे? अपराधी का संरक्षण संवर्धन कौन करते थे? अब कोई सीनियर नेता से आप जाकर पूछिएगा, कोई सीनियर पत्रकार से पूछिएगा, आप लोग का तो उम्र अब देख रहे हैं ज्यादातर लोग का 30 बरस के नीचे वाला। अब 50 बरस वाला पत्रकार कोई अगर रहता तो बात बता देता कि पहले अपराधी कहाँ पकड़े जाते थे, अपराधी को कहाँ से ट्रीट किया जाता था। ये सब रिकॉर्ड में है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर कितना बार कमेंट किया है। अभी सब चीज को हम आप समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, एक पक्षीय अपना बात बतियाइएगा, तो ये देश में असहिष्णु भारत करने वाले कुछ लोग हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। तो इसी तरह एन केन प्रकार जो है एजेंडा छोड़ के प्रोपगंडा क्रिएट करके अपनी राजनीति की रोटी आप जैसे लोगों के साथ माइलेज लेना चाहते हैं। तो कैसा ही कुछ बोलबे करेंगे कि ऐसा माइलेज हो। कभी नीतीश के लिए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे रहने वाले जीतन राम मांझी अब बीजेपी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। बिहार के विकास के बहाने मांझी बीजेपी के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। पहले उनके बेटे और हम कोटे से बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। फिर संतोष सुमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और आज एक और तस्वीर सामने आई है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सवाल यह है कि आखिर मांझी किस खेल की तैयारी में हैं? मांझी ऐसा क्या चाह रहे हैं जो बार बार बीजेपी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं? वहीं मांझी और बीजेपी अध्यक्ष की मुलाकात के कई सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। और केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने 2020 के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक देश में सबसे ज्यादा रेप केस के मामलों में राजस्थान टॉप पर है। वहीं अपराध के लिए बदनाम बिहार में क्राइम के आंकड़े घटे हैं, लेकिन भीड़, हिंसा और लूटपाट के मामलों में बिहार की हालत पहले जैसी ही है। बिहार में भीड़, हिंसा, लूटपाट के सबसे अधिक 9,422 मामले सामने आए हैं। वहीं हत्या के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। यहां 3,150 लोगों के मर्डर हुए हैं, यानी लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिसको लेकर अब बिहार में सियासत शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट को बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के विधायक संजय तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले क्या हालत थे ये बात अलग है। अब ये मसला लगभग 15 से 20 साल पुराना हो चुका है, लेकिन अब तक हालात नहीं बदले। लेकिन एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार अपराध में दूसरे स्थान पर है। देखिए, रिपोर्ट से क्या है यथार्थ आप सब लोग भी बढ़िया से जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं और राज्य की जनता भी जानती है। इस राज्य के किसी भी गांव में चले जाइए और पूछ लीजिए कि 2005 के पहले का आपराधिक स्थिति क्या था, लोगों के मन के अंदर भय कैसा था, सूर्यास्त होने के बाद कोई निकलता था क्या, और आज की परिस्थिति क्या है। लोग भयमुक्त होके अपने काम धंधे, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षण में लगे हुए हैं। तो परिस्थितियां जो बदली हैं वो धरातल पे बहुत साफ तौर पे दिखती हैं। इसलिए कोई क्या कहता है उससे ज़्यादा महत्व का विषय है कि आम लोग क्या कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि पुराने राज का बहकावा दे करके, झूठा दिलासा दे करके जो नए नए दावे किए जा रहे हैं ये पूर्णतः फेल हैं। जैसा कि आप लोगों के द्वारा उदाहरण दिया गया कि अपराध में वृद्धि हो रही है, निश्चित रूप से अपराध का ग्राफ
हायर रैंक पर चल रहा है और ये सरकार मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ अपराध का ग्राफ हाई है, ऊंचा है और लोगों को ये भ्रम दिया जाता है कि लालू जी का राज। अरे भैया 15 से 20 वर्ष बीतने को हो गए, उनके उस काल की दुहाई आप क्यों देते हैं? अपने काल की दुहाई क्यों नहीं देते हैं कि 15 वर्ष के शासन में आपका शासन ने और प्रशासन ने क्या किया? क्यों अपराध में बढ़ोतरी हुई? क्यों अपराध में ऊंचाई आई? क्यों नहीं गिरावट आई? उसकी मूल्यांकन आप नहीं करते हैं और आप थोपते हैं लालू जी के राज पर। तो आप अपने राज्य की दुहाई दीजिए और अपने राज्य में जो अपराध में, आपराधिक ग्राफ में जो चल रहा है उसका तो भंडाफोड़ कीजिए। क्यों लालू की दुहाई देते हैं? ये तो भ्रम फैलाने वाली बात हुई। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपराध में जिस तरीके से चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, ये सरकार नाकामयाब है, फेल्योर है और अपराध चरम। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो क्राइम ग्राफ यानी जो ग्राफ जारी किया गया है एनसीआरबी की तरफ से, उन ग्राफ में क्या कुछ मामले दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में देश में हुए अपराधों पर यह रिपोर्ट बनाया गया, यानी 2020 में जितने भी अपराध हुए हैं उसके आधार पर यह रिपोर्ट बनाया गया है, जारी किया गया है। 2020 में देश में हुए अपराधों पर जारी किया गया है ये रिपोर्ट। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। 2020 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में कमी आई है और बता दें कि दुष्कर्म, अपहरण जैसे मामलों में कमी आई है। महिलाओं के साथ जो अपराध की घटनाएं घटती थी 2020 में उसमें कमी देखी गई है। 85,392 छेड़खानी के मामले दर्ज किए गए हैं पूरे देश भर में और 62,300 अपहरण के मामले दर्ज किए गए हैं 2020 में। वहीं 6,966 दहेज के कारण हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं 2020 में। तो 105 एसिड अटैक के मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि 28,046 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं। तो 2019 में 32,033 दुष्कर्म के मामले दर्ज थे और 2020 के मुकाबले ये जो आंकड़े हैं वो ज्यादा हैं और 2018 में 33,356 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए थे, यानी 2020 में आंकड़ों में कमी आई है। 2017 में 32,559 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए थे। बिहार में 2020 में अपराध के क्या कुछ मामले हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। 3,195 हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं बिहार में। तो वहीं हत्या के मामले में दूसरे नंबर पर बिहार रहा है। उसके पहले जो पहला स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को मिला है। 3,939 मामले हत्या को लेकर दर्ज है। पहले नंबर में उत्तर प्रदेश में 3,939 मामले दर्ज हैं हत्या के मामले को लेकर। अपहरण के मामले में बिहार 7वें स्थान पर है। पूरे देश में कह सकते हैं कि बिहार 7वें स्थान पर है। महिलाओं से अपराध के मामलों में कमी आई है, बिहार में कमी देखी गई है, चाहे वो दुष्कर्म हो या फिर अपहरण के मामले हो। और ऐसे में बिहार 17वें स्थान पर आया है महिलाओं से अपराध को लेकर। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं बिहार यात्रा के क्रम में जेडीयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की, जो सुपौल पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना लोगों के हक में है और इसलिए ये होना चाहिए। 2021 में, क्योंकि इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर अगले 10 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा और 10 साल के लिए इंतजार हम करेंगे तो पहले ही से नुकसान हो रहा है, आगे और बहुत नुकसान इस देश का गरीबों का हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जात की गिनती हो। प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाकर मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिया है। हम सब लोग मिलकर इस प्रस्ताव के लिए मुहिम माहौल बनाने में लगे हुए हैं। हम आप सब लोगों से भी आग्रह करने आए। जात की गिनती से कुछ लोग भ्रम पैदा करते हैं कि समाज में किसी वर्ग का नुकसान होगा, किसी का फायदा होगा। बिल्कुल गलत बात है।
जात की गिनती से समाज में किसी का नुकसान होने वाला नहीं है, चाहे अग्रणी भाई हो पिछड़े भाई हो, सबका फायदा होने वाला है। चलिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट फॉर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूजीसी और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन नहीं मानने के आरोप में एलएन मिश्रा कॉलेज के छात्र धरने पर बैठे। यूजीसी और यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन ये था कि बच्चों को बिना परीक्षा के पास करना है, लेकिन इसके बावजूद भी एलएन मिश्रा की तरफ से ये कहा गया कि आपकी परीक्षा ली जाएगी और इसके बाद आपको पास किया जाएगा, जिसके बाद तमाम छात्र नाराज होकर धरने पर बैठ गए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकारी स्कूलों का हाल बदहाल होते जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के ददरी पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बहुड़ा की। यहाँ स्कूल में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पगडंडी के सहारे स्कूल के अंदर जाने का रास्ता था, उस पर भी घुटने भर पानी भरा हुआ है। गौरतलब बात यह है कि रास्ते की गड़बड़ी की वजह से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर बिराड़ पंचायत के बिडौल गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी पदाधिकारी का ध्यान नहीं गया। प्रेसिडेंट जो चुने हैं इसमें व्यक्ति चुने हैं, वो लोग क्या कर रहा है और मुखिया सरपंच क्या कर रहा है? मुखिया जी पहले क्या किए और अभी भी जो ये स्कूल का जो स्थिति है, मान गया रास्ता दिया गया कि इसमें तो अभी तक नाला इसमें भी पूरे 4 फुट पकड़ लिया, मगर नाला इसमें नहीं बनाया जो पानी निकलेगा। रोहतास के चिनारी प्रखंड में खाद लेने के लिए कई ग्रामीण खाद दुकान पर खड़े दिखे। वहीं किसानों ने बताया कि रोज सुबह बिना खाना खाए वो लाइन में लगते हैं, लेकिन शाम तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। वहीं किसानों ने बताया कि खाद नहीं मिलने से उन लोगों के फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किस लिए लगे हैं? खाद के लिए भी लगे हैं। कितने दिन से आप लोग परेशान हैं? 10 दिन से परेशान मैंने भी है। खाद आप मिलने के भी है, अभी तक खाद काउंटर पर जा खाद नहीं मिल पा। औरंगाबाद में लगातार जाम की समस्या से 2-4 हो रहे शहरवासियों को इससे निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने अब कमर कस लिया है और इस दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी विजयंत कुमार के नेतृत्व में आज रमेश चौक से लेकर सदर अस्पताल के गेट तक शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान बगैर हेलमेट के चल रहे दर्जनों बाइक को फाइन किया गया है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब कारोबारी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला मालसलामी थाना क्षेत्र के चकनूरी इलाके का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मवेशियों के खटाल में छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के टेट्रा पैक को बरामद किया है। बता दें कि शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। सूचना मिली कि एक जगह पर जो है शराब का कारोबार किया जा रहा है, दिल्ली शराब का। इस सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में जो है कारोबारी के घर से गौशाला से शराब बरामद हुआ है। ये शराब कारोबारी भागने में सफल रहा। बिहार में सुशासनी सरकार का दावा करने वाली सरकार पूर्ण शराबबंदी कानून लागू कर
बिहार में अमन चैन लाने के सपने संजोए थे, लेकिन शराबबंदी कानून के लागू हुए वर्षों बीत गए, हालात नहीं बदले और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगते हैं, लेकिन प्रशासन है कि कानून को ही मुंह चिढ़ा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। सुशासन की फिर खुल गई पोल, पुलिसकर्मी लगा रहे हैं कानून को छूना। शराबबंदी के नियमों की खुलेआम उड़ा रहे धज्जियां। शराब कारोबारी को पैसे लेकर कर देते हैं रिहा। सच्चाई छुपाने के लिए बनाते हैं नए नए बहाने। खुद आरोपी ने पुलिस की खोली पोल, वीडियो हो रहा वायरल। बिहार में सुशासनित सरकार का दावा करने वाली सरकार पूर्ण शराबबंदी कानून लागू कर बिहार में अमन चैन लाने के सपने सजोए थे, लेकिन शराबबंदी कानून के लागू होने के वर्षों बाद भी न हालात बदले न हाल। कारण है पुलिस की लापरवाही और शराब कारोबारियों के साथ पुलिस की संलिप्तता। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शराब के आरोप में पुलिस की गिरफ्त से पैसे देकर छूट कर आया एक आरोपी कह रहा है। बोल कैसे काका हुआ था ठगराहा थाना में जो शराब कांड में हमको सस्पेंड किया गया था, क्या हुआ था उसमें? सर गए हमारे पास। के गया? सर जमदार साहब। क्या नाम है? मनोज सिंह। हाँ। बोले जी मतलब हम बोले सर पैसा छुड़वा दीजिएगा। हाँ। बीवी की डिलीवरी से पैसा मांग के रखे थे। बोले कितना है? हम बोले सर 30,000 ले होगा। तो कहे जी पापा आए हैं तो साइड में बतिया लीजिए। तो गए तो कह रहे हैं ठीक है तुम जाओ। खोल दिए हम लोगों को। खोल दिए हम लोगों को। डाला? हाँ मतलब जिसके लिया। हाँ खोल दिए। हाँ। बोले निकल जाओ। हाँ। और हम लोग मतलब चले गए, पापा से पैसा जाके ले लिए। हल्ला का किया कि भाग गया जी। तो वो लोग फिर वहाँ से भाग के कहाँ गया था? सर मतलब भाग हम घर चले गए। हाँ। एगो जो था वो पता नहीं किधर चला गया। दरअसल पश्चिमी चंपारण के पुलिस जिला मुख्यालय बगहा में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी डीटीवी भारत पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वायरल वीडियो के मुताबिक आरोपी खुद कबूल कर रहा है कि किस तरीके से पैसे लेकर पुलिस ने उसे हाजत से छोड़ दिया था। यह घटना पिछले साल 3 मई की है, जब ठकराहा के तत्कालीन थानेदार सतीश कुमार ने 5 लीटर शराब के साथ ठकराहा से रंजीत कुमार और भतहवा के लाल चौधरी को गिरफ्तार किया था। दोनों को थाने लाकर हाजत में बंद कर दिया गया, लेकिन उसी रात दोनों कारोबारियों को थाने के हाजत से भागने में सफलता मिली। इस मामले में पुलिस की इतनी किरकिरी हुई कि बिना जांच के आनन फानन में थाना अध्यक्ष सतीश को सस्पेंड कर दिया गया। अब जबकि थाना से फरार हुआ शराब कारोबारी रंजीत कुमार 15 माह बाद पुनः पुलिस की गिरफ्त में आया है, तो उसका यह वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में शराब के अवैध कारोबार में पकड़ा गया रंजीत ठाकुर ने खुलासा किया है कि पहले भी वह शराब के साथ गिरफ्तार हुआ था, तब थाने से भागने के लिए उसे 25,000 रुपए खर्च करने पड़े थे। थाने में तैनात जमादार रामानुज सिंह को उसने 25,000 रुपए दिए थे, जो उसने अपनी पत्नी के इलाज के लिए रखा था। बोल कैसे काका हुआ था ठगराहा थाना में जो शराब कांड में हमको सस्पेंड किया गया था, क्या हुआ था उसमें? सर गए हमारे पास। के गया? सर जमदार साहब। क्या नाम है? मनोज सिंह। हाँ। बोले जी मतलब हम बोले सर पैसा छुड़वा दीजिएगा। हाँ। बीवी की डिलीवरी से पैसा मांग के रखे थे। बोले कितना है? हम बोले सर 30,000 ले होगा। तो कहे जी पापा आए हैं तो साइड में बतिया लीजिए। तो गए तो कह रहे हैं ठीक है तुम जाओ। खोल दिए हम लोगों को। खोल दिए हम लोगों को। डाला? हाँ मतलब जिसके लिया। हाँ खोल दिए। हाँ। बोले निकल जाओ। हाँ। और हम लोग मतलब चले गए, पापा से पैसा जाके ले लिए। हल्ला का किया कि भाग गया जी। तो वो लोग फिर वहाँ से भाग के कहाँ गया था? सर मतलब भाग हम घर चले गए। हाँ। एगो जो था वो पता नहीं किधर चला गया। वही वीडियो वायरल होने के बाद बगहा के एसपी किरण कुमार गोरख जाधव ने इस मामले की जांच एसडीपीओ को सौंप दी है।
अब जांच के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा। लेकिन इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष की बदनामी तो हुई ही, निलंबित भी होना पड़ा था, जबकि गलती जमादार की थी। वहीं आरोपी जमादार अभी रामनगर में पदस्थापित है। खैर जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर बिहार में शराबबंदी कानून के पुलिसकर्मी ऐसे ही धज्जियां उड़ाते रहेंगे तो ना ही पूर्ण शराबबंदी का असर होगा और ना ही सरकार के वादे पूरे होंगे। ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई करने वाले अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखना होगा। बगहा से डीटीवी भारत के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। और बक्सर में भी पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और इसको लेकर अब प्रत्याशी दमखम लगा चुके हैं। बक्सर में दूसरे चरण से पंचायत चुनाव होने वाला है, जहां दूसरे चरण में राजपुर प्रखंड में मतदान है। वहीं तीसरे चरण के लिए डुमराव प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई और प्रथम दिन 103 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया। चलिए अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। हिंदू जागरण मंच ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका। मंच ने राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महिला अधिवेशन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक और बीजेपी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करते हुए महिलाओं के लिए खतरा बताने का विरोध किया है। उसको लेकर हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष ने पुतला दहन किया। विश्वकर्मा पूजा को लेकर बाजारें सज चुकी हैं और एक से बढ़कर एक भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति और सजावट का सामान बाजार में उपलब्ध है। सरकार के आदेश मिलते ही अब बाजारों की रौनक लौट आई है। कोरोना के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस बार लोग पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने पहले से कोरोना के गाइडलाइन में थोड़ा बदलाव जरूर किया है। जमशेदपुर पुलिस ने बीते 10 सितंबर को आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड में निर्माणाधीन इंफिनिटी मॉल, बोड़ाम, सीताराम डेरा और गोलमुड़ी थाना क्षेत्र में हुए एक के बाद एक हवाई फायरिंग और लूट मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पटमदा डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने उक्त मामले में कुल 5 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। सरायकेला जिले के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अरवा राजकमल के अध्यक्षता में भू अर्जन कार्यालय और अंचल कार्यालयों द्वारा की जा रही कार्य प्रगति की समीक्षा हुई। बैठक के दौरान सर्वप्रथम भू अर्जन कार्यालय से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को भूमि से संबंधित लंबित मामलों, सड़क निर्माण में बकाया भुगतान इत्यादि कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 71वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। वहीं पीएम के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी सभी प्रदेशों में अलग अलग तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी इस जन्मदिन को खास बनाने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज कर रिकॉर्ड बनाना चाहती है, तो कई राज्यों में प्रदेश बीजेपी का सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की जाएगी। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।